नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं खाने के तेल की, क्योंकि लंबी सुस्ती के बाद अब मार्केट में रौनक लौटी है और खाने के तेल के दाम आज बढ़े हैं। और क्रूड पाम तेल, सोया तेल यहाँ पर 2 से 2.5% तक की तेजी हमने देखी है। और सीड में भी, सोयाबीन और मस्टर्ड में भी तेजी का माहौल बना है। तो क्या ये तेजी इस बात के संकेत हैं कि अब डिमांड वापस आने लगी है? और अगर डिमांड वापस आने लगी है तो क्या ये तेजी आगे और बढ़ सकती है? इन्हीं सवालों का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी हैं, प्रेसिडेंट हैं सीके। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आप ये बताएं कि क्या ये माना जाए कि अब एडिबल ऑयल की सेहत ठीक होगी और अब कीमतों में रिकवरी शुरू होगी? क्या मानते हैं आप? शुक्रिया मृत्युंजय जी। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई अभी तेलों की थोड़ा बहुत जो बाउंस था वो इफेक्टिवली क्या था, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हुई होगी, जिसके कारण स्लाइट बाउंस आया है, क्योंकि कोई भी फैक्टर अभी बदला नहीं है। एडिबल ऑयल आज भी, बिकॉज क्या नाम, ये क्रूड ऑयल इतना नीचा हो चुका है कि उसमें उसको जाने की जगह कम होती जा रही है। पाम के पीक प्रोडक्शन मंथ्स चल रहे हैं। आउट ऑफ होम कंजम्पशन हिंदुस्तान में क्या पूरे दुनिया में प्रैक्टिकली खत्म सा हो गया है। तो इस सब सिनेरियो में कोई बहुत ज्यादा बदलाव मैं नहीं समझता आया है। थोड़ा बहुत बाउंस जो है, ज्यादा नीचा गिर गया था इसलिए बाउंस हुआ, फिर वापस पिट जाएगा। तो सीन अभी कोई बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सीन बहुत अच्छा नहीं है। अब मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहता हूं कि अब कोरोना की वजह से दुनिया के तमाम देशों के आर्थिक हालात खराब हो रहे हैं। अब सरकारें रेवेन्यू जुटाने का अलग अलग तरीका ढूंढ रही हैं। अगर हम इंडिया की ही बात करें तो पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाए गए और भी तमाम तरह के, राजस्थान में किसान कल्याण के नाम पर 2% का सेस लगाया गया। तो क्या इस बात की आशंका या इस बात की आप लोगों को कोई भनक, कोई संकेत सरकार की तरफ से मिले हैं कि एडिबल ऑयल का भी चूंकि हम इंपोर्ट करते हैं, तो क्या इसमें ड्यूटी में कोई इजाफा हो सकता है? इसकी कोई चर्चा, इसकी कोई खबर, कोई जानकारी आपके पास? नहीं, देखिए, जहां तक ड्यूटी का सवाल है, सोपा ने ये मांगा है कि ये क्या नाम, इंपोर्ट ड्यूटी 10% बढ़ाई जाए। बट अभी तक मेरे को कुछ ऐसा आभास तो नहीं मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। और एक लिमिट के ऊपर तो ड्यूटी अभी बढ़ाना भी थोड़ा मुश्किल है गवर्नमेंट को, क्योंकि हम लोग एफटीए से बंधे हुए हैं। अभी तक कोई संकेत तो ऐसा नहीं मिला है। तो आपको क्या लगता है कि बढ़ने चाहिए, नहीं बढ़ने चाहिए? देखिए, अगर जैसे आज सोयाबीन की बाउंड ड्यूटी है 45%, तो अगर 45% तक अगर सोया और सनफ्लावर की ड्यूटी को ले जाते हैं तो आज के हालात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके साथ साथ पाम ऑयल की जो ड्यूटी है उसको भी मिनिमम 10% डिफरेंस पे ऊपर जाना पड़ेगा। बट वो चूंकि अपने लोग सब हिंदुस्तान बाउंड है एफटीए से, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मेरे को अभी कोई बहुत ज्यादा ड्यूटी के फ्रंट पे कोई रद्दोबदल होते हुए सुनाई तो नहीं पड़ रहा है। अनलेस अगर आप लोगों ने कहीं कुछ अंदर की बात सुनी हो तो आप बताएं तो बेहतर रहेगा। आज भी हम लोगों का इंटरेक्शन था सेक्रेटरी आपसे पूछना हूं फूड से। हाँ। तो वो कुछ ऐसा कोई इंडिकेशन तो नहीं मिला। अच्छा, लेकिन मैं अतुल जी एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं कि
इस बात की सरकार अपने लेवल पर इस बात का बार बार दावा भी कर रही है कि किसानों से भरपूर मात्रा में उनकी फसलें खरीदी जाएंगी। तो क्या इस बात की उम्मीद आपको दिख रही है कि बड़े पैमाने पर किसान एमएसपी के ऊपर सरसों बेच पाएंगे, या आपको लगता है कि किसानों को इस बार भी एमएसपी के मुकाबले बहुत कम भाव पर सरसों बेचना पड़ेगा? मेरे को लगता है इस बार नेफेड काफी एक्टिव है और नेफेड काफी जोर शोर से खरीद रही है। इनफैक्ट यही सब चीजें हैं जो बाजारों को अभी टिकाए हुए हैं। जो हम लोगों ने जहां तक अगर आप डिमांड की बात कर रहे हैं तो अप्रैल मंथ में लगातार थोड़ी बहुत डिमांड सुधरी है, बट जैसे जैसे अप्रैल का सेकंड हाफ आया तो डिमांड हिंदुस्तान में भी बहुत कमजोर हो गई। और उसका एक कारण ये भी रहा है कि लोगों को लग रहा था कि ये लॉकडाउन बढ़ेगा, कि लोगों को ये लग रहा था कि लॉकडाउन बढ़ेगा या क्या होगा, तो सब लोगों ने अपने अपने घर भर लिए। तो उससे भी नॉर्मल से ज्यादा लोगों ने अपने घरों में लोगों ने लेकिन कुछ इस तरह के रिसर्च आ रहे हैं कि लोगों ने नॉनवेज खाने कम किए हैं, और चूंकि लोग अब घरों में हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो खाने पीने को लेकर भी लोगों में कुछ ज़्यादा ही अभी दिख रहा है चीज़ें। लोग घरों में हैं तो एडेबल का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता होगा खाने पीने में। नॉनवेज की तरफ लोगों का रुझान कम हुआ है, तो क्या इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है डिमांड के ऊपर? बिल्कुल, डेफिनेटली इन सब चीज़ों का डिमांड पे फर्क पड़ रहा है। बट हुआ क्या है, मैं अगर अपने खुद के घर की बात करूं, हमारे घर के अंदर नॉर्मली क्या महीने भर में ज्यादा तेल तो खाया नहीं जाता है, पर अभी मैं देख रहा हूं कि एटलीस्ट अगर मैं देखूं तो 5-6 महीने का तेल हमारे घर में आज भी मौजूद है। तो ये सब इसलिए है कि वो जो सीज मेंटालिटी हो जाती है ना, तो आदमी कहता है भैया कल मालूम मिले ना मिले, इसलिए आज खरीद के रख लो। तो ये भी एक कारण रहा है लास्ट मंथ में डिमांड बढ़ने का और अब डिमांड का दबने का। और आउट ऑफ होम कंजम्पशन और ये बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका। हम शुक्रिया बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आगे एडिबल ऑयल के प्राइस क्या रहने वाले हैं। तो आपने कहा कि अभी डिमांड कम है, तो ऐसे में कीमतें बढ़ने की संभावना फिलहाल आगे नहीं दिख रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बात करते हैं कि आज शाम के बाजार में आपको क्या करना है। क्रूड की शुरुआती तेजी कम हो गई है और हमारे साथ दो और एक्सपर्ट हैं इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हैं अजय केडिया कमोडिटी के, और साथ ही प्रियांक उपाध्याय हैं एसएसजे कमोडिटी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आज शाम के कारोबार के लिए अजय केडिया जी, क्रूड में क्या किया जाए? बिल्कुल इस लेवल पे अगर कोई ट्रेड इनिशिएट करना हो तो अगले 6 घंटे के लिए क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? गुड इवनिंग मृत्युंजय। देखिए, पिछले कुछ सेशन में हमने क्रूड में अच्छा खासा उछाल आते हुए देखा। हमने देखा जिनसे यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड टॉक बन रही है, अब वो एक थोड़ा सपोर्टिव दिखा रहा है। साथ में हमने मेजर इकोनॉमी में जो लॉकडाउन है वो अब ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। साथ में हमने देखा सऊदी जो डिस्काउंट दे रहा था वो एकाएक वापस बढ़ाना चालू कर दिया, जो एक संकेत दिखा रहा है कि मार्केट को एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया जा रहा है। बट मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी एक्सपायरी। पिछले एक्सपायरी में भी हमने देखा जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो एक अलार्मिंग लेवल पे है। तो इस बार भी ऐसा कुछ नया चेंजेस हुआ नहीं है। जो 100 मिलियन बैरल्स की टोटल डिमांड है उसमें 30 मिलियन बैरल की डिमांड इस वक्त मार्केट से गायब है और ओनली 10 मिलियन बैरल का कटौती हुआ है। तो आई थिंक मार्केट अभी भी ओवर सप्लाइड है और स्टोरेज कंसर्न हो सकता है इस बार भी अगर ऐसा कुछ आता है तो प्राइसेस में मुझे लगता है एक भारी गिरावट आए। टेक्निकली भी देखे तो मार्केट ओवर स्ट्रेच हो चुका है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आज करंट मार्केट से 1820 के करीब या 1850-60 भी मिलता है तो बेच के चलना चाहिए। 1720 से लेकर 1650 तक के लेवल हम अगले 2 सेशन में या शाम तक भी देख पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड का मार्केट आज शाम के कारोबार के लिहाज से प्रियांक उपाध्याय जी आपको कैसा लग रहा है और इस लेवल पे गोल्ड में क्या किया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय। हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में एक स्पर्ट दिखा था कल लोअर लेवल से, तो ये मुझे लगता है मोमेंटम आज भी कंटिन्यू रहेगा। 6 बजे एक इम्पोर्टेंट डेटा रिलीज है नॉन फार्म पेरोल का, उसका भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही मूवमेंट दिखेगी। ओवरऑल जो बायस दिखता है गोल्ड सिल्वर का बुलिश दिखता है।
डिप्स पे हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी दोनों ही काउंटर्स पे। 45,850 के आसपास करेक्शन में इसे बाई किया जा सकता है। 45,300 स्टॉप लॉस रहेगा। शॉर्ट टर्म टारगेट्स इसके 46,850 के रहेंगे। सिल्वर में भी खरीदारी की सलाह रहेगी ऑन डिप्स अराउंड 42,900 43,000 के रेंजेस में। 42,200 का स्टॉप लॉस रहेगा और 44,000 44,300 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। तो ये रहा आपकी गोल्ड पर है। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। सर गुड इवनिंग सर। सर मैंने सिल्वर के 25 लॉट पूछिए। मैंने कॉपर के 25 लॉट माइनस कर रखे थे 397 पे। अब और करूंगा एवरेज बढ़ाने के लिए, और सिल्वर में क्या करना चाहिए? 397 पे कॉपर में आपने शॉर्ट किया है और आप जानना चाहते हैं कि क्या और सेल किया जाए एवरेज करने के लिए। और दूसरा सवाल आपका चांदी के ऊपर है कि चांदी में अभी क्या किया जाए। बताइए अजय जी, इन दोनों सवालों का क्या जवाब होगा आपका? देखिए, सबसे पहले अगर कॉपर की बात करें तो नो डाउट हमने 370 से करीबन 410 तक का लेवल बनते हुए देखा है। बट अब अटकलें लगाई जा रही है। जो माइंस बंद हुए थे लॉकडाउन में, अब वो रीओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आई थिंक जो हमने ऑलरेडी 30-40 रुपए का जंप देख चुका है, तो यहाँ पे प्राइसेस कंसोलिडेट करेंगे। तो इनको 412 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए। और डाउन साइड में मुझे लगता है फिर से प्राइसेस 398, 397 तक का लेवल मिलेगा, वहां पे इनको एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। 412-13 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। वहीं अगर चांदी की बात करें, नो डाउट कल हमने जो डेटा पॉइंट आते हुए देखा यूएस से, उसके बाद एकाएक हमने सोने और चांदी दोनों में ही तेजी आते हुए देखी। बट इंटरनेशनल में मुझे लगता है कि $16 का लेवल इस वक्त तोड़ना काफी मुश्किल है, क्योंकि जिस ढंग से इकोनॉमी रीओपन हो रहे हैं, नंबर थोड़े अच्छे आने चालू हो चुके हैं। और साथ में हमने देखा है कि कुछ मेडिसिन ट्रायल भी चल रही है। तो आई थिंक एक बड़ा करेक्शन हम गोल्ड में अगले हफ्ते गोल्ड और सिल्वर दोनों में देख पाएंगे। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि चांदी हो सकती है 43,600 43,800 तक का लेवल दिखा दे, बट ये सस्टेनेबल नहीं है। तो इंट्राडे में डेफिनेटली मैं बाइंग साइड ही रहूंगा, बट कोई भी लॉन्ग पोजीशन सोने और चांदी में कैरी ना कीजिए, क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंट पे दोनों ही काउंटर खड़े हैं। अगर कोई भी डेटा अगर विपरीत आता है तो एक बड़ी गिरावट के लिए सोना और चांदी तैयार रहेंगे। ठीक है। अब अगला सवाल है प्रमोद का, जोधपुर से हैं। पूछिए। नमस्कार मृत्युंजय जी। हेलो नमस्कार सर। पूछिए। पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई जी बिजनेस का मार्केट शेयर बढ़ने के लिए, और बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है चैनल को, तो मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का प्यार है, आपकी मोहब्बत है, आप लोग देखते हैं और इसीलिए जी बिजनेस इस मुकाम पे है। ये आपकी मोहब्बत है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। जी सर पूछें। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगले वीक में ये धनिया और जीरे के अंदर क्या ट्रेंड रह सकता है? बाइंग की जाए या लॉन्ग किया जाए या शॉर्ट किया जाए, थोड़ा बताएं जरा अजय जी। ओके, नेक्स्ट वीक के लिए आप कोरिएंडर और जीरे का व्यू जानना चाहते हैं कि इसमें करना क्या है। अजय जी बताइए, अगले हफ्ते क्या किया जाए? इन दोनों काउंटर में क्या ट्रेड बनेगा? मिथुन जी, अगर सबसे पहले धनिया की बात करें तो वॉल्यूम्स काफी कम है, बट हमने एक रेंज बनते हुए देखा है 5600 से लेकर 6400 का। मल्टीपल ऑफ टाइम हमने ये हफ्ते में देखा प्राइस 5600 के नीचे बिल्कुल नहीं जा पा रही है। साथ में हमने देखा है कि राजस्थान में सेस के लगने से मंडियां बंद है, बट गुजरात में इस बार प्रोडक्शन हमारा काफी अच्छा है। बट टाइमिंग ये भी है कि महसाना में जिस ढंग से हमने देखा कि एक मंडी में काफी फार्मर्स पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं कोरोना का, जिसके चलते मंडियां बंद हुई है। तो इसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट हम सभी एग्री में देख रहे हैं। तो खास करके अगर धनिया की बात करें, अगर 5600 का लेवल कंटिन्यू रिस्पेक्ट करता है काउंटर, तो मुझे लगता है 6400 6400 तक का लेवल हम अगले हफ्ते में धनिया में देख पाएंगे। वहीं अगर जीरे की बात करें, ओवरऑल मैं काफी वीकनेस पकड़ता हूं जीरे में, बट टाइमिंग अभी जिस ढंग से मंडियां बंद हुई है, खास करके ऊंझा मंडी जो बंद हुई है, तो मुझे लगता है प्राइसेस में थोड़ा उछाल देखने मिल सकता है अगले हफ्ते, जो 14,200-300 तक का लेवल दिखा दे। बट जीरे में मुझे ज्यादा बड़ा एक स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे मैं धनिया में बात कर रहा हूँ। तो 6400 तक मुझे धनिया लगता है, जबकि जीरे में 14,200-300 तक का एक रिलीफ जंप मिल सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी कोरिएंडर पर और जीरे पर कि अगले हफ्ते इन दोनों कमोडिटी की चाल क्या दिखेगी। चूंकि हम एग्री मार्केट की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल मेरा एग्री में आपसे चने के ऊपर भी होगा। चना वायदा आज गिरकर बंद हुआ,
क्या अगले हफ्ते और गिरावट आप देख रहे हैं इसमें? मुझे नहीं लगता है कि पूरे अगर पल्सेस कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो चाइना आज की डेट में सबसे सस्ता है। बट हाँ, मैंने पहले भी कहा था कि ये एसेंशियल कमोडिटी में नहीं है, बट फिर भी ना लाइमलाइट में हमेशा रहता है। अगर ज्यादा कोई प्राइसेस में जंप आएगा तो इमीडिएटली गवर्नमेंट के रडार पर रहने वाला है। तो टाइमिंग मुझे लगता है ये 4000 से लेकर 4250 के बीच में है। बट फंडामेंटल को देखते हुए मैं काफी बुलिश हूँ चाइना में। हो सकता है अगर ये बाउंड्री अगर 250-300 का लेवल तोड़ती है तो 4500 4550 तक के भी लेवल दिखा देंगे। तो आई डोंट थिंक जो आज का फॉल है ये कोई इमीडिएट बड़ा फॉल हो सकता है अगले हफ्ते के लिए। आई थिंक 4000 4050 का एक अच्छा बेस है, यहाँ पे बाइंग करके ही चलना चाहिए चेन्नई में। जो मुझे लगता है कि इस बार की जो रैली आएगी वो 250 का लेवल तोड़कर हो सकता है 400 450 तक का भी लेवल चेन्नई में दिखा देगी। ठीक है, अगला सवाल है रमेश का, जोधपुर से हैं। पूछिए रमेश जी। एक और रमेश जुड़ रहे हैं, यवतमाल से हैं। पूछिए। अमरावती से। हेलो। हाँ, अमरावती से पूछिए। जी पूछिए। हाँ, कॉटन के बारे में सलाह चाहता हूँ सर। कॉटन के बारे में, ओके ठीक है। अजय जी, कॉटन के दाम काफी कम हुए हैं। हालांकि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बड़े पैमाने पर खरीद कर रही है कॉटन की, लेकिन दाम काफी कम हो गए हैं। तो क्या आउटलुक है आपका आगे के लिए कॉटन में? देखिए, कोई बड़ी उम्मीद नहीं लगा के रखे हम लोग कॉटन से। जिस ढंग से अभी मिले सब बंद है, कोई भी ना यार्न की डिमांड मार्केट में नहीं है। खाली हमने पिछले 3 सेशन में देखा है कि इंटरनेशनल में आइस पे कॉटन के प्राइसेस में बढ़े हैं, जो 56 सेंट का भाव इस वक्त ट्रेड कर रहा है। जहां तक हमने देखा है कि यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड डील अब पॉजिटिवली मूव कर रही है, उसकी वजह से एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक मार्केट में पड़ा है। बट अनलेस एंड अनटिल डोमेस्टिक फंडामेंटल चेंज नहीं होते या चाइना का एग्रेसिव बाइंग नहीं आता है और ये जो महामारी है ये कोई एक लेवल पे आके थमता नहीं है, मुझे कोई बड़ी तेजी दिखाई नहीं देती। शॉर्ट टर्म में हो सकता है प्राइसेस वापस 15,800 16,000 के करीब चले जाए, बट ओवरऑल मुझे लगता है जब तक इंडस्ट्रियल डिमांड या यार्न डिमांड मार्केट में स्टार्ट नहीं होता है, प्राइसेस फिर से 15,000 की तरफ जाता हुआ दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर विनोद हैं हरियाणा से। पूछिए विनोद जी। ग्वारगम के बारे में राय चाहिए थी। हेलो। अच्छा, ग्वारगम के बारे में आपको राय चाहिए। अजय जी, ग्वारगम में चूंकि क्रूड के दाम अब थोड़े बहुत बढ़ने लगे हैं, तो क्या ग्वारगम की कीमतों को और फायदा इससे मिल सकता है? क्या मानते हैं आप? देखिए, क्रूड में जो वॉलिटिलिटी है वो अपनी जगह पे है। ग्वारगम हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि लेट्स सी कि अगर क्रूड में 20% की तेजी आई तो ग्वारगम में भी प्रोपोर्शनली तेजी आ जाए, क्योंकि कंजम्पशन जब तक स्टार्ट नहीं होगा या इंडस्ट्रियल यूज स्टार्ट नहीं होगा तब तक मुझे कोई बड़ी तेजी दिखाई नहीं दे रही। ये जस्ट एक साइकोलॉजिकल लेवल है कि क्रूड में तेजी है तो हम ग्वारगम में भी एक लो लेवल पे बाइंग आते हुए देख रहे हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है जब तक ये 5,400 का लेवल ग्वारगम तोड़ के होल्ड नहीं करता है, पॉसिबिलिटी है अगले हफ्ते फिर से हम 4,800 850 तक का लेवल देख सकते हैं। जिस ढंग से अभी भी इंडिया में कोई चीज चेंज नहीं हुई, इंडस्ट्री हम बात कर रहे हैं कि ओपन अप होगी, बट लेबर इशू काफी ज्यादा है, माइग्रेट्स काफी ज्यादा फैल चुके हैं। साथ में हमने देखा लॉजिस्टिक इशू जो है ये कहीं ना कहीं कोई भी फैक्ट्रीज को 100% वर्क पे नहीं लाएगी। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि दोनों ही काउंटर पे बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए अनलेस एंड अनटिल जो ये कोविड-19 के इम्पैक्ट कूल डाउन नहीं होते। ओके, ठीक है। अब अगला सवाल इंदौर से है। पूछिए सर। एनजी का रेट 160 से 140 रुपए आ गया है, इसमें कहां तक गिरावट आ सकती है? 160 से 140 तक नेचुरल गैस का भाव आ गया, बिल्कुल ठीक बात है, दाम काफी गिर गए हैं। प्रियांक जी, क्या और गिरावट की आशंका है नेचुरल गैस में? आपका क्या प्राइस आउटलुक है? नेचुरल गैस के प्राइसेस में हमने एक स्टॉल आता हुआ देखा है, बट जो ओवरऑल फंडामेंटल्स अगर ध्यान दिया जाए तो एक कहीं ना कहीं एक बेरिश फैक्टर से सेल ऑन रैलीज का ये काउंटर दिखता है। तो जो भी बड़ी रैलीज आती है वो सोल्ड आउट हो जाती है। अपर लेवल्स पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अराउंड 170 के आसपास, 170 180 ये मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इमीडिएटली इसे पार करता हुआ ये काउंटर नहीं दिखता है।
तो मेरे अभी 140 है, तो मेरे हिसाब से अगर पुल बैक आती भी है 145 के आसपास कोई सेलिंग का कैंडिडेट रहेगा। डाउन साइड में एक्सपेक्ट करता हूँ शॉर्टर टर्म में 130 के आसपास के रेट्स एंड हायर जोन्स मेरे हिसाब से 160 178 का स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, अगला सवाल है आनंद का, गुजरात से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए आनंद जी। सर मुझे निकल पे राय चाहिए सिर्फ आज के लिए, आज शाम 11:30 बजे तक के लिए। अच्छा, वाह, अच्छा सवाल आपने पूछा है। अभी करीब 5.5 घंटे का ट्रेड बचा हुआ है। प्रियांक जी, निकल में इनको सिर्फ आज के लिए व्यू जानना है कि अभी क्या ट्रेड करें, आज ही में इनको ट्रेड को सेटल भी करना है, तो क्या व्यू होगा आपका निकल के ऊपर, क्या राय है आपकी? देखिए, अगर 6 घंटे का ही अगर व्यू देखा जाए तो अभी 928 के आसपास है। अगर 941 का हमको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए सेल साइड से, और सेल किया जा सकता है, और नीचे में वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 910 के आसपास, 910 से लेके 915 ये रेंज देख सकते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। बट अगर थोड़ा लंबा नजरिया रखे तो अगर 941 जो मैंने कहा है जो सेल का स्टॉप लॉस है, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर से हम एक नया ट्रैजेक्टरी ऑन द हायर साइड ओपन अप हो सकता है टुवर्ड्स 970 980। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बेच के चला जा सकता है, 941 का स्टॉप लॉस है। ठीक है, अगला सवाल है कृष्णा का, पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कृष्णा जी। हेलो सर, ये क्रूड ऑयल के विषय में पूछना चाह रहा हूँ सर। क्रूड ऑयल को बाई करने का क्या, क्रूड ऑयल के बारे में आप हाँ जी। ठीक है, अजय जी ये जानना चाहते हैं कि क्रूड ऑयल बाइंग करने का वक्त कब आएगा, तो आप क्या सुझाव देंगे? क्या अभी जो प्राइस है ये भी बाइंग करने के लिए ठीक प्राइस है, या कुछ वेट करें? किस लेवल पे बाइंग इनिशिएट करें? देखिए, मुझे लगता है कि क्रूड बाय करना है तो पहले मानस बनाना पड़ेगा कि हम लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं या इंट्राडे के लिए। टाइमिंग मुझे नहीं लगता कोई भी फैक्टर है, ये स्पेकुलेटिव खाली एक हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी लॉकडाउन ओपन हो रही है तो इमीडिएटली कंजम्पशन स्टार्ट हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा जो ट्रिगर है क्रूड के लिए वो इस वक्त स्टोरेज की है। पिछले टाइम हमने देखा था कि स्टोरेज में थोड़ा बहुत हमने लापरवाही देखी कि स्टोरेज कम है, जिसके चलते प्राइसेस नेगेटिव में चल गए, और आईई के भी अपडेट आए कि इस बार और कंडीशन खराब है। यूएस में मोर देन 85-90% स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो चुकी है और थोड़ी बहुत स्पेयर भी रखनी पड़ती है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये एक्सपायरी तक थोड़ा वेट करना चाहिए क्लैरिटी के लिए। और ओवरऑल मुझे लगता है अनलेस एंड अनटिल पूरी इकोनॉमी ओपन अप नहीं होती है, या टेक्निकल लेवल्स की अगर बात करें तो $30 के ऊपर अगर मंथली बेस पे या वीकली बेस पे प्राइसेस होल्ड नहीं करते ब्रांड के, तब तक मुझे लगता है प्राइसेस में गिरावट का रुख ही रहेगा। तो काउंटर में भी मार्जिन भी हम देखें तो काफी ज्यादा है, तो बेटर है स्टे अवे विद क्रूड ऑयल, खास करके जब तक ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर मोहित हैं मुरादाबाद से। पूछिए मोहित जी। सर मेरा कल सवाल था गोल्ड पे 46,000 हो जाएगा या नहीं, कल आपके एक्सपर्ट्स ने मना किया था। आज मेरा सवाल है कि गोल्ड 47,234 हो जाएगा या नहीं। एग्जैक्ट, अच्छा 47,234 से कोई खास प्रेम मोहब्बत आपको इस लेवल से, या कुछ खास वजह है इसकी? एकदम एग्जैक्ट यही लेवल आप देखना चाहते हैं? जी सर, मैं यही लेवल देखना चाह रहा हूँ, और शायद आपका कॉल बैक का भी इंतजार करूंगा। नहीं बिल्कुल ठीक है। 47,234 बड़ा ढूंढ के निकाला है आपने। कोई ज्योतिषी वगैरह से बात तो नहीं हुई आपकी कि यही लेवल आएगा तभी आप कुछ ट्रेड करेंगे? ठीक है, चलिए, लेकिन जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। प्रियांक जी, 47,234 आप राउंड फिगर में बता दें कि क्या 47,200 के ऊपर या 47,250 के ऊपर गोल्ड का प्राइस आप देख रहे हैं क्या? एक दो कारोबारी सत्र शॉर्टर टर्म पर्सपेक्टिव से अगर 1 से 3 ट्रेडिंग सेशंस की अगर मैं बात करूं तो 47,000 मेरे हिसाब से एक स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा। उसके ऊपर मुझे लगता है कि लंबे टाइम में सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल दिखता है। 47,200 लिट रहेगा प्राइसेस के लिए। और फ्रॉम द वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव आज नॉन फॉर्म पेरोल डेटा भी है, तो उसके हिसाब से एक वोलेटिलिटी रहेगी बाजार में। तो शॉर्टर टर्म पर्सपेक्टिव से एक रैली में देख रहा हूँ एटलीस्ट 46,800 46,900, बट 47,200
जो हमारे दर्शक का सवाल है, 47,200 के ऊपर सस्टेन करना नियर टर्म में मुझे नहीं दिखता है। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मुझे लगता है खाली आज प्योरली आज की बात करें तो गोल्ड में मुझे लगता है थोड़ा बाउंस मिल जाएगा, बट आगे जाके करेक्शन भी है, तो मुझे लगता है करंट मार्केट से भी गोल्ड लिया जा सकता है, जो ऊपर में 46,400 से 500 तक का लेवल दिखा सकता है इंट्राडे में। आपकी कॉल प्रियांक जी। निकल हमारी बेट रहेगी, कंडीशनल बाय रहेगा 941 के ऊपर, स्टॉप लॉस रहेगा 920 का और टारगेट्स अराउंड 970 के रहेंगे। ये शॉर्टर टर्म पर्सपेक्टिव का कॉल है, 1 to 5 ट्रेडिंग सेशंस। ठीक है, आपकी आखिरी कॉल अजय जी। मिथुन, मुझे लगता है कि एनर्जी पैक में नेचुरल गैस मुझे काफी काउंटर खराब लग रहा है, $2 के नीचे वापस लुढ़क चुकी है। करंट मार्केट से भी अगर बेचा जाए तो 138 से लेकर 136 तक के लेवल हम नेचुरल गैस। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया अजय केडिया जी आपका और प्रियांक उपाध्याय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कमोडिटी में कहां पर ट्रेड करना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।